वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। फिर से मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूं एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक इस वीडियो में सॉल्यूशन देने के लिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर प्लॉट मेजर्स 125 मीटर बाय 78 मीटर। रेक्टेंगुलर प्लॉट दे दिया है यानी रेक्टेंगल बनाना है। इट हैज अ ग्रावल पाथ 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड ऑन द आउटसाइड। इसके बाहर जो प्लॉट है, जो जमीन है, उसके बाहर साइड से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। एंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इट एट ₹75 पर मीटर स्क्वायर। पत्थर का जो रोड बना हुआ है, उस पत्थर को बिछाने के लिए जो खर्चा है 75 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है। तो कुल खर्च निकालना है। चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये मान लो कि मेरा रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है वो है। इसका नाम हम दे देते हैं, मान लो ABCD। इसका लेंथ कितना बोला है 125 मीटर और इसका विड्थ कितना बोला है 78 मीटर। ये हमने लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है बाहर से 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि यहां से जो रास्ता हम बनाएंगे, ये मान लो यहां बनाए रास्ता, तो इस रास्ते का जो ये चौड़ाई है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर। सेम अगर इस तरफ रास्ता रहेगा तो इस रास्ते का चौड़ाई भी कितना हो जाएगा, ये भी 3 मीटर हो जाएगा। सेम चीज अगर हम यहां नीचे से रास्ते को निकाले तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा। ये चौड़ाई, ये जो चौड़ाई होगा ये 3 मीटर होगा। और सेम अगर हम ऊपर से रास्ते को यहां से मिला दे तो ये भी 3 मीटर होगा। ये ड्राइंग कुछ समझ में आ रहा है? देखो, ये ABCD प्लॉट है। इस प्लॉट के बाहर 3 मीटर चौड़ा चारों तरफ से जो है रास्ता बना हुआ है। तो इस रास्ते का नाम हम मान लो दे देते हैं EFGH। अब ध्यान से अगर हम देखें तो बाहर का जो एरिया मुझे दिख रहा है यानी EFGH रास्ते के साथ, उससे अगर हम इस अंदर वाला जो प्लॉट है मेरा ABCD, इसका एरिया दोनों को अगर माइनस कर दे तो क्या केवल इस रास्ते का एरिया नहीं बचेगा? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो चलो लिख के मैथ बनाते हैं। कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे लेट ABCD इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ABCD अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट हुआ तो AB इज इक्वल टू विड्थ या ब्रेड्थ, कुछ भी लिखो तुम, इज इक्वल टू कितना है 78 मीटर। और ये AD इज इक्वल टू लेंथ कितना है 125 मीटर। तो हम एरिया ऑफ प्लॉट निकाल सकते हैं ना। एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू क्या होगा, AB इंटू AD, यानी 78 इंटू 125। 78 इंटू 125 दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा 11004 मीटर स्क्वायर। 78 इंटू 125 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा ये 9750 मीटर स्क्वायर। इसको हम रख लेते हैं अपने पास। अब हम रास्ते के साथ जो प्लॉट का एरिया वो निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे द लेंथ ऑफ प्लॉट विथ पाथ के साथ अब हम इसका लेंथ देखते हैं। तो कितना होगा, मेरा लेंथ एक्चुअल में कितना था 125 था, प्लस इसमें 3 मीटर इधर से और 3 मीटर इधर से ऐड हो गया, यानी कि
3 प्लस 3 इज इक्वल टू 131 मीटर, ये लेंथ हो गया। अब विड्थ भी निकाल सकते हैं हम, विड्थ ऑफ प्लॉट विथ पाथ, पाथ के साथ ले रहे हैं अब हम, तो विथ पाथ कितना हो जाएगा, ये मेरा 78 है, प्लस 3 मीटर ऊपर और 3 मीटर नीचे जो ये रास्ता है चौड़ाई, इसको भी हम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा मेरा 84 मीटर। तो अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ द प्लॉट, एरिया ऑफ द प्लॉट विथ पाथ, विथ पाथ के साथ अगर हम एरिया निकाल ले तो 131 इंटू 84 हो जाएगा, 131 इंटू 84, इसको निकालेंगे तो 11,004 मीटर स्क्वायर निकला। तो अब हम सोचो, जो प्लॉट और पाथ के साथ एरिया था उससे अगर केवल प्लॉट को माइनस कर दे तो सिर्फ रास्ता बच जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ओनली पाथ, केवल पाथ का कितना हो जाएगा एरिया, तो 11,004 माइनस 9,750, ये हो जाएगा। इसको अगर माइनस करोगे तो कितना निकलेगा, 1254 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, तो यह हमारा एक आंसर हो गया। अब ग्रेवलिंग का कॉस्ट बोल रहा है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इज इक्वल टू, ये जो मेरा एरिया निकला, इतना एरिया को ग्रेवलिंग करना है, पैसा कितना ले रहा है 1 मीटर स्क्वायर का 75, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकलेगा 94050 रुपीज, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। समझ में आया? तो इस तरह से फिगर को बनाओ, फिगर को समझो, फिगर को अप्लाई करो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखो। अ कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ अ रूम 8 मीटर बाई 5 मीटर। फ्लोर का साइज तुमको दे दिया है, 8 मीटर लेंथ है, 5 मीटर विड्थ है। देयर इज अ बॉर्डर ऑफ कांस्टेंट विड्थ ऑल अराउंड द कारपेट। कारपेट के चारों ओर जो है बॉर्डर दिया हुआ है जिसका विड्थ जो है चारों तरफ से इक्वल है। कांस्टेंट विड्थ का मतलब इक्वल है। इफ द एरिया ऑफ द बॉर्डर इज 12 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स विड्थ। बॉर्डर का एरिया तुम्हें दे दिया है तो बॉर्डर का जो विड्थ है वो निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लोर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि ये मैंने एक फ्लोर ड्रॉ कर लिया, ए बी सी डी, यही हम लोग नाम दे देंगे ए बी सी डी। इसका तुमको लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर है, विड्थ दिया हुआ है 5 मीटर है। क्या फ्लोर का एरिया निकाल सकते हैं? यस, तो हम निकाल लेते हैं इसको। तो हम लिख लेते हैं कि लेट ए बी सी डी इज फ्लोर ऑफ द रूम, इज फ्लोर ऑफ द रूम, ये लिख लिए। तो फ्लोर ऑफ द रूम लिख लिए, तो देयरफॉर एडी इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर एंड CD is equal to breadth is equal to 5 meter. Therefore, area of the floor is equal to, area of the floor is equal to क्या होगा, L into B is equal to 8 into 5 is equal to 40 मीटर स्क्वायर। फ्लोर का एरिया निकल गया। अब आता है क्वेश्चन में ट्विस्ट। एक कारपेट ऐसा बिछाया हुआ है कि साइड से जो है बराबर बॉर्डर छोड़ा हुआ है, बराबर साइज का बॉर्डर जो है वो छोड़ा हुआ है। तो कारपेट को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ई एफ जी और एच, इतना मान लिया ए बी ई एफ जी एच, ये कारपेट हो गया। अब अगर हम मान लो कि इस विड्थ को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, ये विड्थ मेरा एक्स है क्योंकि चारों तरफ से विड्थ बराबर है, तो चारों तरफ से ये विड्थ एक्स बोलेंगे तो एक्स हो जाएगा। अगर इस विड्थ को x मान लेते हैं तो ध्यान से देखो, तो कारपेट का लेंथ कितना होगा, यहां पे ध्यान से देखो कारपेट का लेंथ कितना होगा, मेरा फ्लोर का लेंथ है 8 मीटर,
और विड्थ है इधर से x इधर से x, तो ये दोनों x माइनस होगा, यानी कि कारपेट का जो लेंथ है EH वो क्या होगा, 8 में से ये x प्लस एक्स यानी 2x माइनस हो जाएगा। सेम चीज अगर विड्थ में देखो, CD है 5 मीटर यानी कि फ्लोर का विड्थ है 5 मीटर, अगर हम यहाँ GH को देखें यानी कारपेट को विड्थ को, तो ये x और ये x माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस x प्लस एक्स यानी 2x। ये मेरा कारपेट का लेंथ एंड विड्थ निकल गया। तो हम उसको लिख सकते हैं कि लेट द विड्थ ऑफ the border is equal to the width of the border is equal to x। जैसे हमने इसे x कहा, therefore length of the carpet कितना हो जाएगा मेरा, is equal to EH, और EH का वैल्यू कितना निकल रहा है 8 माइनस 2x। सेम चीज हम लिख सकते हैं एंड ब्रेड्थ ऑफ, उसका चौड़ाई जो है, ब्रेड्थ ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू क्या है, GH इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। तो क्या हम कारपेट का एरिया नहीं निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू क्या होगा, EH यानी लेंथ इंटू GH यानी चौड़ाई विड्थ। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 8 माइनस 2x इंटू 5 माइनस 2x, तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस 8 दूना 16 5 दूना 10 26x प्लस 40। तो इसे यहीं पे रहने देते हैं एरिया ऑफ द कारपेट। अब तुम ध्यान से अगर देखो, इस फ्लोर का अगर एरिया से कारपेट के एरिया को माइनस कर दिया, यानी कि फ्लोर के एरिया 40 और कारपेट के एरिया आया है 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 40, इसको अगर माइनस कर दे तो क्या मेरा सिर्फ बॉर्डर के एरिया नहीं बच जाएगा। तो चलो वैसे ही करते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ द फ्लोर माइनस एरिया ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बॉर्डर। ये समझ में आया, एरिया ऑफ द बॉर्डर। तो एरिया ऑफ द फ्लोर मेरा कितना है, देयरफॉर 40 माइनस एरिया ऑफ द कारपेट कितना है 4x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 40 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बॉर्डर 12। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। तो चलो ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 40 इज इक्वल टू 12। अगर यहां ध्यान से देखा जाए, ये 40 तो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम सारी चीजों को उधर लेके चले जाए या लेफ्ट हैंड साइड में कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के जगह यहां माइनस हो जाएगा, सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस 26x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 उधर लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/2 मतलब 0। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल फैक्टराइजेशन कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। क्या करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर तुम्हें फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो जब मैं अलजेब्रा करवाऊंगा तो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाऊंगा, उस समय तुम सीख लेना। तो चलो अभी फिलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो देयरफॉर यहां अगर हम x कॉमन ले ले तो 2x माइनस 1, और यहां अगर माइनस 6 कॉमन ले ले तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां सॉल्व कर लेते हैं चलो। तो इसके बाद हम लोग 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, सेकंड ब्रैकेट में रह जाएगा मेरा x माइनस 6
इज इक्वल टू 0। तो एक बार जब हम सॉल्व करेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 6, जो कि इम्पॉसिबल होगा। क्यों इम्पॉसिबल होगा, मैं तुरंत बताता हूं, रुको। इम्पॉसिबल। अब सेकंड अगर ले ले और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 मीटर, यानी 1/2 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर। अब देखो ये मैंने इम्पॉसिबल क्यों बोला, यहां पे तुम्हारा फ्लोर का जो चौड़ाई दिया हुआ है, विड्थ दिया, वो 5 मीटर है मैक्सिमम। तो एक कारपेट को बिछाने के बाद जो जगह बचेगा वो कभी भी 6 मीटर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये 6 मीटर, ये 6 मीटर हो गया तो 12 मीटर, और मेरा पूरा फ्लोर का ही तो विड्थ है 5 मीटर, तो यहाँ 12 मीटर जगह कहां से छूटेगा, इसलिए 6 मीटर जो है इम्पॉसिबल होगा। और ये 50 सेंटीमीटर, मात्र इतना थोड़ा सा जगह ये हो सकता है, इसलिए मेरा जो है विड्थ जो है बॉर्डर का वो 50 सेंटीमीटर होगा। देयरफॉर विड्थ ऑफ द बॉर्डर, width of the border is equal to 50 सेंटीमीटर। आंसर गॉट इट। देखो वीडियो जो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैथ जो थोड़ा लंबा हो रहा है, उसका प्रोसेस पे जाओ, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करो, तभी तुम मैथ सीख सकते हो। खैर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Question number 13. The length and the breadth of a rectangular garden are in the ratio of 9:5. रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसका साइड्स का रेशियो दिया हुआ लेंथ एंड ब्रेड्थ का। अ पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट। गार्डन के इनसाइड में 3.5 मीटर चौड़ा वाला रास्ता बना हुआ है, जिसका एरिया दिया हुआ है 1911 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशन मतलब क्या होगा, एल और बी, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो चलो सबसे पहले हम एक गार्डन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक गार्डन, जिसका नाम हम एज यूजुअल दे देंगे ए बी सी डी। देखो भाई, अगर फिगर ड्रॉ करना सीख गए ना तो मैथ बनाना सीख जाओगे। फिगर अगर सही ड्रॉ हुआ, हाफ मैथ तो तुम्हारा ऐसे ही बन गया। तो ए बी सी डी एक गार्डन दिया हुआ रेक्टेंगुलर, जिसका लेंथ का रेशियो, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 9:5 दिया है। तो जानते हैं हम लोग, जब भी रेशियो देगा तो उसके साथ कोई एक जो है वेरिएबल ले लेंगे हम लोग। तो हमने यहाँ एक्स ले लिया है, ठीक है। अब देखो, तो लिखते हैं कि लेट ए बी सी डी इज अ गार्डन, है ना, जिसका एडी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 9x एंड सी डी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 5x। इतना लिख सकते हैं हम लोग। देयरफॉर द एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी, यानी कि 9x इंटू 5x, यानी कि 45x स्क्वायर। ये समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है यहाँ। अब आते हैं हम लोग इनसाइड में 3.5 मीटर वाइड जो है तुम्हारा रास्ता बना हुआ है। तो मान लेते हैं कि इस तरह से एक रास्ता बना हुआ है इनसाइड में, चारों ओर इक्वल साइड, जिसका विड्थ दिया है 3.5 मीटर, यहां भी 3.5 मीटर, यहां भी 3.5 मीटर, और यहां भी 3.5 मीटर, मतलब चारों तरफ से हर जगह से 3.5 मीटर रास्ता दिया हुआ। अगर इस रास्ता को छोड़ के इनसाइड जाए तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका नाम हम दे देते हैं एज यूजुअल EFGH। तो EFGH का एरिया कितना हो जाएगा, हम निकाल सकते हैं। इसका लेंथ कितना होगा, EH का, पहले फिगर को देख लो, EH का लेंथ कितना होगा। अगर पूरा लेंथ मेरा 9x है तो 9x में से ये 3.5 और ये 3.5 यानी 7 हम माइनस कर दे तो इसका लेंथ हो जाएगा। सेम चीज इसका विड्थ हो जाएगा, 5x है इसका विड्थ। अगर 5x में से इधर का चौड़ाई, इधर का 3.5, इधर का 3.5 माइनस कर दे, यानी कि 7 माइनस कर दे, तो इसका ब्रेड्थ हो जाएगा। समझ में आया, जो इनसाइड में मेरा जगह बच रहा है पार्क का या गार्डन का।
तो हम लिखेंगे कि width of the path is equal to 3.5 मीटर। Therefore EH क्या है हमारा, is equal to length of inside the garden। इनसाइड द गार्डन का लेंथ कितना हो गया मेरा 9x माइनस 7, और GH क्या है मेरा, GH इज इक्वल टू ब्रेड्थ लिखो या विड्थ लिखो, बात बराबर है, तो हम ब्रेड्थ लिखते हैं क्योंकि विड्थ ऑफ द हम लोग पाथ का लिए हुए हैं। तो ब्रेड्थ ऑफ इनसाइड द गार्डन का ब्रेड्थ हो जाएगा 5x माइनस 7। इतना क्लियर है? तो क्या हम इनसाइड गार्डन का एरिया निकाल सकते हैं? देयरफॉर एरिया ऑफ इनसाइड गार्डन का एरिया अगर निकालेंगे क्या होगा, 9x माइनस 7 इंटू 5x माइनस 7। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो क्या होगा, 45x स्क्वायर माइनस 7 9 63 63, और ये 5 7 35, यानी कि 8 9 98x और प्लस 49, यही होगा। तो ये इनसाइड का गार्डन का निकला मेरा एरिया, और ये मेरा टोटल गार्डन का एरिया विथ पाथ। तो अगर हम इस टोटल गार्डन के एरिया में से सिर्फ इनसाइड को माइनस कर दे तो पाथ का एरिया बचेगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू, ये एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ इनसाइड गार्डन। तुम इनसाइड गार्डन भी लिख सकते हो, विदाउट पाथ ऑफ द एरिया ऑफ गार्डन भी लिख सकते हो, ठीक है, लैंग्वेज तुम अपना दे सकते हो स्टेटमेंट। तो ये एरिया ऑफ पाथ कितना दिया मुझे, देयरफॉर 1911 इज इक्वल टू, ये कितना था 45x स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग पूरा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 45x स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट देंगे माइनस 98x प्लस 49, ब्रैकेट से निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1911 इज इक्वल टू 45x स्क्वायर माइनस 45x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 98x माइनस प्लस माइनस 49, तो ये 45x स्क्वायर कट गया। अगर अब हम मान लो इस चीज को इधर लिख ले तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, 98x माइनस 49 इज इक्वल टू 1911, देयरफॉर 98x इज इक्वल टू 1191 प्लस 49, यानी 9 1 10 9 4 13 9 10 9 4 13 14, अरे यहाँ तो 1911 था ना, 9 1 10 4 1 5 1 6 9 1960, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1960 बाई 98, 98 से तो दो बार में ये कट जाएगा, तो यानी कि 20, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। तो x जैसे ही मेरा 20 निकल गया, मान लो मीटर स्क्वायर था तो 20 मीटर, तो क्या हम लेंथ और विड्थ नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते, चलो यहां निकाल देते हैं। देयरफॉर L इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 20 यानी 180 मीटर, एंड B इज इक्वल टू 5x यानी 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 मीटर। हो गया मेरा आंसर, यही तो डायमेंशन निकालना था। तो मैथ को बढ़िया से देखो, एक एक स्टेप को बढ़िया से समझो, फिर रिवाइज करो, सब समझ में आएगा, जरूर बनेगा मैथ। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, a room 4.9 meter long and 3.5 meter broad is covered with carpet, leaving an uncovered margin of
25 सेंटीमीटर ऑल अराउंड द रूम। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसका मुझे लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, उसमें मुझे कारपेट बिछाना है, यानी कि फ्लोर का बात कर रहा है। तो फ्लोर में जब कारपेट को हम बिछाएंगे तो थोड़ा सा मार्जिन जगह छोड़ देंगे, ताकि ऐसा ना हो कि दीवार में उठ जाए। तो कितना जगह छोड़ेंगे? 25 सेंटीमीटर चारों तरफ से, इतना जगह को छोड़ते हुए मेजरमेंट करेंगे और कारपेट को बिछाएंगे। तो बता रहा है कि इफ द ब्रेड्थ ऑफ द कारपेट इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट एट ₹80 पर मीटर। कारपेट का ब्रेड्थ भी दे दिया है तुमको, चौड़ाई दे दिया है, तो बोल रहा है तो बताओ 80 रुपए प्रति मीटर की दर से जो है कारपेट बिछाने का क्या खर्चा पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फ्लोर को बना लेते हैं। फ्लोर बनाएंगे कैसे? ये एक फ्लोर बना लिया हमने, नाम क्या दे देंगे? ए बी सी डी। मेजरमेंट क्या दिया इसका? 4.9 मीटर और 3.5 मीटर। इतना क्लियर हुआ? एरिया मत निकालो, पहले पहले देखो। ये मेरा फ्लोर है, फ्लोर में जब हम कारपेट को बिछाएंगे तो कारपेट का साइज क्या होना चाहिए? कारपेट का साइज होना चाहिए चारों तरफ से ये 25 सेंटीमीटर। ये देखो ध्यान से, सेंटीमीटर में दिया है, तो 25 सेंटीमीटर करके हम जो जगह है वो जगह को छोड़ देंगे, यानी कि यहां से यहां जो है 25 सेंटीमीटर है, यहां से यहां 25 सेंटीमीटर है, यहां से यहां 25 सेंटीमीटर है, इधर से भी 25 सेंटीमीटर है। ये तो अब तक तुम सीख चुके होंगे प्रीवियस मैथ्स में। तो अब मुझे इस कारपेट का अगर एरिया मिल जाए तो हम इसका खर्चा निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो हम कारपेट का नामकरण कर देते हैं ई एफ जी एच। अब हम लिखते हैं कि लेट ए बी सी डी इज द फ्लोर, जिसमें AD इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 4.9 मीटर एंड GH इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 3.5 मीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका एरिया मत निकालो, जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मुझे सिर्फ कारपेट से मतलब है। तो मैं क्या करता हूं, नाउ द लेंथ ऑफ कारपेट इज इक्वल टू, निकाल लेते हैं कारपेट का लेंथ क्या होगा। कारपेट का लेंथ यहां पे जो होगा वो 4.9 मीटर से 25 सेंटीमीटर को अगर हम लोग दोनों तरफ से माइनस करेंगे तो कारपेट का लेंथ हो जाएगा। यानी कि कारपेट का लेंथ कितना होगा? कारपेट का लेंथ होना चाहिए यहां पे 4.9 मीटर माइनस, यहां पे एक चीज ध्यान दो, जब 25 सेंटीमीटर मुझे दिया है, 25 सेंटीमीटर जो दिया है मार्जिन वाला जगह, इसको अगर हम लोग मीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर हो जाएगा, यानी कि 0.25 मीटर। 0.25 मीटर एक साइड से होगा तो दो साइड से क्या हो जाएगा? 0.25 प्लस 0.25, इसे प्लस करोगे तो 0.50 यानी 0.5। तो हम लोग 4.9 से 0.5 मीटर माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा? ये निकला अपना 4.4 मीटर। अब width ऑफ द कारपेट, width ऑफ द कारपेट कितना लग रहा है मेरा यहाँ फ्लोर में मेरा लग रहा है 3.5 मीटर में से 0.5 मीटर ही माइनस करेंगे, तो 0.5 मीटर माइनस करने से क्या होगा? 3 मीटर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट का ही मुझे एरिया चाहिए, एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.4 इंटू 3 यानी 13.2 मीटर स्क्वायर। ये कारपेट का एरिया है जितना में बिछाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो है
कारपेट का ब्रेथ है 80 मीटर, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका लेंथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये लेंथ के हिसाब से है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन breadth of the according to question breadth of the carpet is equal to 80 सेंटीमीटर, यानी कि हम इसे पॉइंट में अगर चेंज कर देंगे तो 80 बाई 100 मीटर हो जाएगा, यानी कि 0.8 मीटर। अब ब्रेथ आ गया, लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू मान लेते हैं एल, ठीक है। अच्छा यहां एल ले लेते हैं, हाँ तुम कैपिटल एल ले लो, एल, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू 0.8 होगा, ये इतना मीटर स्क्वायर। तो एल इंटू 0.8 मीटर स्क्वायर, और यहां हमने कारपेट का एरिया निकाला 13.2 मीटर स्क्वायर, दोनों सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एल इंटू 0.8 इज इक्वल टू 13.2, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 13.2 बाई 8। इसको ऐसे ही रहने देते, 0.8 है, 0.8 तो पॉइंट हटा दो, 132 बाई 8, इतना मीटर, इसको ऐसे ही रहने दो। क्यों, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालना है। तो हम यहां पे चलो कॉस्ट निकाल लेते हैं, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू, कॉस्ट कितना हो जाएगा, जितना मेरा लेंथ निकला है और मल्टीप्लाई जितना रुपए पर मीटर है, यानी 80, तो 8 से काटेंगे 10, तो क्या हो गया 1320, इतना रुपए मेरा कॉस्ट। तो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करके आराम से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डायमेंशन 50 मीटर इंटू 40 मीटर, इस तरह का जब भी डायमेंशन है तो याद रखना पहले एल रहता है फिर बी रहता है। अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी 1184 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। इतना बड़ा क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें। पहले हम एक फिगर बनाएंगे रेक्टेंगुलर पार्क का। तो ये चलो मैंने एक रेक्टेंगुलर पार्क बना दिया, जिसका डायमेंशन तुम्हें दे दिया है 50 एंड 40, तो नाम हमने दे दिया ए बी सी डी। इसमें लेंथ तुमको दिया है 50 मीटर और विड्थ दिया है 40 मीटर। इतना काम हो गया। इसका एरिया हम लोग लिख सकते हैं, चलो लिख लेते हैं पहले कि लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर पार्क, जिसमें ए डी इज इक्वल टू 50 मीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 40 मीटर। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द पार्क इज इक्वल टू 50 इंटू 40, यानी 2000 मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आओ, अंदर एक पॉन्ड बनाना है, पॉन्ड का साइज नहीं दिया है, वही चीज निकालना है, पॉन्ड का लेंथ एंड ब्रेथ कितना होगा। लेकिन इसके पॉन्ड के साइड में जो ग्रास स्ट्रिप लगेगा उसका जो एरिया है वो दे दिया है और बताया गया है चारों तरफ से जो है वो सेम विड्थ वाला रहेगा। तो क्या करते हैं, एक पॉन्ड को पहले इस तरह से बना लिया जाए। एक पॉन्ड हमने जैसे ही बनाया तो मुझे जो है ये ग्रास स्ट्रिप का विड्थ मिल गया, ये ग्रास स्ट्रिप का विड्थ चारों तरफ से मिल गया। ग्रास स्ट्रिप का विड्थ कितना है ये तो पता ही नहीं है। ग्रास स्ट्रिप का विड्थ हम मान लेते हैं x है, तो चारों तरफ से x रहेगा, ठीक है, चारों तरफ से इसका विड्थ x रहेगा। तो अब देखो तुम, ये जो पॉन्ड का लेंथ है ये कितना होगा,
पॉन्ड का लेंथ जो होगा ये 50 मीटर से इधर से एक एक्स इधर से एक एक्स माइनस हो जाएगा, यानी 2x माइनस होगा। सेम चीज अगर विड्थ का बात करेंगे 40 मीटर से ये एक एक्स माइनस होगा, यानी 2x माइनस होगा। ये हमने प्रीवियस मैथ में भी बनाया था। तो उसी को चलो लिख लेते हैं कि लेट, इसका नाम दे देते हैं पहले पॉन्ड का EFGH। तो लेट EFGH इज द पॉन्ड जिसमें मुझे EH इजिकल टू, हम मान लिए लेंथ कितना होगा, लेंथ 50 माइनस 2x एंड GH को हम मान लेते हैं ब्रेड्थ कितना होगा 40 माइनस 2x। तो ये जैसे हमने माना हम लिख सकते हैं ना, देयरफॉर एरिया ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू क्या होगा EH इंटू GH यानी कि L इंटू B। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x। इसे अगर हम लोग सॉल्व कर ले क्या होगा 2000 माइनस 100x 80x यानी 180x प्लस 4x स्क्वायर। इतना कर सकते हो, इसको यहीं पे रहने दो। अब जरा सोचो अगर हम पूरे पार्क का एरिया में से पॉन्ड का एरिया को माइनस करें तो सिर्फ ग्रास स्ट्रिप का एरिया बच जाएगा। हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप वाला एरिया कितना बचेगा, तो एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ द पार्क माइनस एरिया ऑफ द पॉन्ड। अब देखो एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1184 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क कितना निकला था मेरा, एरिया ऑफ पार्क था 2000 माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड कितना निकला, इसे ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि बहुत लंबा है, प्लस माइनस सब आ रहा ना इसमें, तो इसलिए ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट से इसको निकालो 1184 इज इक्वल टू 2000 माइनस 2000 माइनस माइनस प्लस 180x माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर। ये 2000 तो कैंसिल हो जाएगा, ये जो बचा वो चीज है सबको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184 इज इक्वल टू 0। क्या यहां से 4 कॉमन जाएगा, देख लेते हैं। अगर 4 कॉमन जाता है तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 45x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 4 9 जा 36 4 6 296 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसे अगर हम लोग फैक्टराइजेशन कर दे तो x का वैल्यू निकल सकता है। तो चलो यहां पे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296। तो 296 से काम करते हैं, 296 का पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 7 4 2 37 एंड 8। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 37x प्लस 296, ये अगर फैक्टराइजेशन कर दोगे तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे x माइनस 8 माइनस 37 कॉमन ले लेंगे x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में मेरा आ गया x माइनस 8 और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 37 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक में आएगा x इज इक्वल टू 8 और एक में आएगा x इज इक्वल टू 37 और 37 हमारे लिए इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, इसलिए इम्पॉसिबल है कि मेरा टोटल विड्थ है 40। अगर x इज इक्वल टू 37 हो जाए तो 37 प्लस 37 यानी कि 74 माइनस करना होगा, जो संभव नहीं है।
इससे छोटा चीज को ही हम माइनस कर सकते हैं, यहां से कुछ तो बचेगा पॉइंट के लिए एरिया। समझ में आ गया? तो चलो x जैसे ही निकल गया हम लिख सकते हैं ना, l इज इक्वल टू, एल हमने किसको लिया था 50 माइनस 2x, तो 50 माइनस 2x यानी कि 50 माइनस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 50 माइनस 8 टू 16 इज इक्वल टू 34 मीटर। L निकल गया। B इज इक्वल टू क्या होगा, B इज इक्वल टू है हमारा 40 माइनस 2x यानी कि 40 माइनस 2 इंटू 8 यानी 40 माइनस 16 यानी 24 मीटर। तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेड्थ हो गया। जो डायमेंशन हमसे पूछा गया था फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉइंट, हमने निकाल दिया। व्हाट इट? तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फिगर बना के तुम मैथ्स को सॉल्व करो। फिगर जरूर बनाओ, मेंसुरेशन का हर एक मैथ में फिगर बनाओ, जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं है ना उसमें भी बनाओ, एक अच्छा आदत रहेगा। खैर चलो बी प्रैक्टिस। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा मजेदार प्रश्न है। 80 मीटर बाय 64 मीटर रेक्टेंगुलर लॉन, एक लॉन दे दिया जिसका लेंथ और विड्थ तुम्हें मिल गया। टू रोड्स है, दो रोड बना हुआ है, ईच 5 मीटर वाइड, हर रोड जो है 5 मीटर चौड़ा है। रनिंग थ्रू इट्स मिडिल, एकदम बीचों बीच में रोड बना हुआ है। वन पैरेलल टू इट्स लेंथ, एक जो है वो लेंथ के पैरेलल में है, एंड द अदर पैरेलल टू इट्स ब्रेड्थ, एक जो है दूसरा उसका चौड़ाई के पैरेलल है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड्स एट ₹40 पर मीटर स्क्वायर। ये तो बाद में आएगा कि ग्रेवलिंग करना है उस रोड पे तो 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कॉस्ट निकालो। पहले तो मुझे रोड का एरिया निकालना होगा ना कि कितना में मुझे ग्रेवलिंग करना है। तो चलो कैसे फिगर ड्रॉ करेंगे, पहले हम 80 मीटर इंटू 80 मीटर बाई 64 मीटर का एक लॉन बना लिए। इसे ध्यान से देखो, ए बी सी डी 80 मीटर बाई 64 मीटर। इसको ध्यान से देख लिया, इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल रेक्टेंगल है। मुझे तो चाहिए अब रोड, रोड जो बनेगा वो 5 मीटर वाइड बनेगा और बिल्कुल बीचों बीच बनेगा। एक रोड बनेगा लंबाई जो है लेंथ उसके पैरेलल, तो उसके पैरेलल जब हम 5 मीटर चौड़ा एक रोड बनाएंगे तो मान लेते हैं कि रोड कुछ इस तरह से बनेगा। इस रोड का चौड़ाई कितना हुआ, इस रोड का चौड़ाई हुआ 5 मीटर। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी डी। तो मान लो ई एफ जी एच, ये एक रोड हो गया। इस रोड का एरिया हम निकाल सकते हैं। कैसे? बहुत इजी ना। ये जो 5 मीटर चौड़ा रोड दिया नहीं, ई एफ जो है ये रोड का चौड़ाई है, और ये देखो ध्यान से ई एच क्या है, रोड का लंबाई है, इस रास्ते का लंबाई है, और ये लंबाई कितना है 80 मीटर ही तो है ना। जो एडी है वही मेरा ई एच है। इसका एरिया निकाल सकते हो, यानी एक रोड का एरिया तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो अब दूसरे रोड को कैसे ड्रॉ करेंगे उसे थोड़ा देर बाद देखते हैं, पहले इसको निपटा लेते हैं। तो लिखते हैं कि लेट ए बी सी डी इज अ लॉन, ऑलरेडी रेक्टेंगुलर ही है, ठीक है, जिसमें मुझे AD इज इक्वल टू लेंथ है इज इक्वल टू 80 मीटर और CD इज इक्वल टू ब्रेड्थ है 64 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं रोड में। अब मानते हैं हम EFGH इज अ रोड which is parallel to AD या फिर लेंथ, दोनों में से कोई भी एक वर्ड जरूर यूज कर देना। ये लेंथ के पैरेलल है और हमने यहां मान लिया लेंथ है मेरा AD, तो लेंथ के पैरेलल हो रहा है तो हम लिख सकते हैं EH इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोड, EH इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रोड। कितना होगा लेंथ ऑफ द रोड जो उसका है लॉन का। अब इसका विड्थ कितना होगा तो EF, तो EF
इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रोड कितना है 5 मीटर। मुझे तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है ना, तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ रोड EFGH, EFGH इज इक्वल टू क्या होगा 80 इंटू 5 यानी 400 मीटर स्क्वायर। इस रोड का एरिया निकल गया। सेकेंड रोड जो है वो मेरे को बोल रहा है कि जो चौड़ाई है ना, जो DC है AB है, इसके पैरेलल रहेगा और सेंटर में रहेगा, उसका भी चौड़ाई जो है 5 मीटर ही रहेगा। लेकिन यहां तक तो मेरा रोड बन गया है ना, तो यहां से जब हम रोड बनाएंगे तो ये बीच वाला हिस्सा को बनाने की जरूरत है क्या? यहाँ तो ऑलरेडी मैंने पत्थर लगा दिया है ना 400 मीटर स्क्वायर, तो ये बीच वाला हिस्सा में तो मुझे कहीं भी जो है पत्थर लगाने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इन दोनों साइड में बना देना है। तो यहां हम नाम दे देते हैं, मान लो PQRS। तो सेकेंड रोड को मान लेते हैं लेट PQRS is the road which is parallel to breadth। तो लिख देते हैं इस चीज को हम लोग ब्रेड्थ इसके पैरेलल है, यानी कि CD के पैरेलल है। तो यहां लेकिन हम लेंथ जब लेंगे तो लेंथ में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। देयरफॉर लेंथ, ध्यान से देखो जो बता रहा हूं, लेंथ ऑफ द रोड इज इक्वल टू, यहां लेंथ ऑफ द रोड जब हम निकालेंगे, इस जगह को, इस लेंथ को तो मुझे छोड़ देना होगा ना, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी रोड बन गया। ये कितना है 5 मीटर है, तो अगर हम 64 में से 5 मीटर को माइनस कर दे तो बाकी जो बचा है उसका लेंथ मिल जाएगा। तो क्या करेंगे 64 माइनस 5 यानी 59 मीटर, यहीं पे खेला है। बाकी विड्थ तो सेम है, इस रोड का भी विड्थ मेरा उतना ही है 5 मीटर है, तो हम लिख देते हैं विड्थ इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रोड इज इक्वल टू 5 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू 59 इंटू 5, कितना हो जाएगा 60 होता तो 300, 5 माइनस कर दो 295 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ द रोड कितना हुआ, टोटल एरिया ऑफ द रोड, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 400 उस रोड का था जो लेंथ के साथ पैरेलल था, और 295 इसका, तो टोटल लेंथ कितना हुआ मेरा 4 to 6 695 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया जब निकल गया सॉरी टोटल एरिया जैसे निकल गया तो हम कॉस्ट निकाल सकते हैं ना ग्राविलिंग का, तो लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इज इक्वल टू, कितना करके था मेरा 40 रुपए, तो 695 इंटू 40 मल्टीप्लाई कर दो, 10 4 5 20 9 36 38 24 27 27,800 रुपीज टोटल कॉस्ट। इजी है, यहां जो कंफ्यूजन है उसे दूर करो, वीडियो को ध्यान से देखो, मैं जिस चीज को बता रहा हूं उसे ध्यान से समझो, समझ में आएगा, एकदम आएगा, अपने से मैथ बनाना सीख जाओगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 14 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 6.5 मीटर। ये जो डायमेंशन दिया रहता है इसको ध्यान रखना, एल बी एच इसी रूप में दिया रहता है, पहले एल रहता है फिर बी रहता है फिर एच रहता है। देयर आर 2 डोर्स, रूम में 2 दरवाजे हैं, एंड 4 विंडोज इन द रूम, रूम में 4 खिड़कियां और 2 दरवाजे हैं। सबका मेजरमेंट दे दिया है, दरवाजे का मेजरमेंट दे दिया 2.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर, और विंडो का मेजरमेंट दे दिया 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls
फोर वॉल्स ऑफ द रूम एट ₹35 पर मीटर स्क्वायर। चारों दीवार को रंग करना है, पेंटिंग करना है, उसका खर्चा निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, लेंथ ऑफ द रूम यानी कि L इज इक्वल टू लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू 14 मीटर। अब B इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ द रूम, ब्रेड्थ ऑफ द रूम इज इक्वल टू लिख लेते हैं 10 मीटर एंड H इज इक्वल टू हाइट ऑफ द रूम, हाइट ऑफ द रूम इज इक्वल टू 6.5 मीटर। क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों दीवार का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू, अब 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है, ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूं, 2 इंटू L प्लस बी इंटू H, यही होता है चार दीवार का एरिया। हर एक दीवार को अगर तुम देखोगे, हर दीवार में या तो लंबाई या चौड़ाई तुम्हें मिलेगा, ठीक है, या तो लंबाई या चौड़ाई मिलेगा। जब दीवार का एरिया निकालोगे तो नीचे का अगर लेंथ मिल रहा उसके साथ तो हाइट को इंटू करना होगा, वहां तो मुझे बी नहीं मिलेगा। सेम चीज अगर सेकंड दीवार में चले जाए, अगर उसको हम बी बोलते हैं रूम का, तो बी के साथ फिर हाइट को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से अगर हम आमने सामने का दीवार ले ले तो दो दीवार हो जाएगा चौड़ा के साथ, चौड़ाई के साथ हाइट, दो दीवार हो जाएगा लंबाई के साथ हाइट। तो इसीलिए जो है देखो 2 इंटू हाइट सबके साथ आ रहा है, दो बार L आएगा 2L, दो बार B आएगा 2B। इसे मैं इस फॉर्मूला को बाद में तुम्हें बहुत बढ़िया से समझा दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग इस मैथ को फटाफट सीख लेते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला दे दिया है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू एल कितना है मेरा 14 प्लस 10 इंटू 6.5, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू कितना हो जाएगा 24 इंटू 6.5, तो ये कितना हो जाएगा अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 48 इंटू 6.5, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो निकलेगा 312 मीटर स्क्वायर। ये पूरा चार दीवार का क्षेत्रफल निकल गया, पूरा 4 वॉल्स का एरिया निकल गया। लेकिन इसमें जो दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं वो पेंट तो नहीं लगेगा, उसके लिए कुछ अलग व्यवस्था करना होगा, तो उसे फिलहाल हम लोग माइनस कर देंगे। तो दरवाजा का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, एरिया ऑफ डोर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ कितना डोर है मेरे पास 2 डोर्स, तो लिखेंगे एरिया ऑफ 2 डोर्स इज इक्वल टू, पहले 2 इंटू, क्यों 2 इंटू, दो दरवाजा है। अब यहां उसका एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि वो भी एक रेक्टेंगल ही होता है मेरा दरवाजा, खिड़की भी रेक्टेंगल होता है। तो 2 इंटू दरवाजा का साइज क्या है 2.5, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है 1.2, इसे मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। सेम चीज हम अगेन एरिया ऑफ विंडोज का निकाल लेते। कितना विंडोज है मेरे पास, क्वेश्चन में कितना विंडोज दिया है मुझे 4 विंडोज, तो 4 विंडोज, 4 विंडोज का एरिया निकालें तो 4 इंटू इसका साइज क्या दे दिया है 1.5 इंटू 1, यानी 4 इंटू 1.5, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। विंडो का भी निकाल लिया हमने, चारों का चारों विंडो, दोनों दरवाजा का निकाल लिया है। तो अब क्या करना है, जो पेंटिंग का एरिया है वो निकाल लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ वॉल फॉर पेंटिंग, पेंटिंग के लिए कितना एरिया मेरे पास बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा जो मैंने चार दीवार का क्षेत्रफल निकाला है 312, माइनस ये जो मैंने दरवाजा का क्षेत्रफल निकाला, ये माइनस जो विंडो का क्षेत्रफल निकाला, ये कितना हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। यही तो पेंट करना है, बस कॉस्ट निकाल लो। देयरफॉर कॉस्ट
ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग करना था मुझे इस मैथ में, तो पेंटिंग का खर्चा कितना आएगा 35 रुपए पर मीटर के हिसाब से 300 इंटू 35, तो क्या हो जाएगा 15 3 9 10 10500, 10,500 रुपए मुझे दीवारों को रंग करने में खर्च होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls of a room 12 मीटर लॉन्ग एट ₹30 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज इतना। कहने का मतलब है कि एक रूम का दीवारों को, चारों दीवारों को रंग करने का जो खर्चा है उसका कॉस्ट है तुम्हारा 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर करके, और टोटल जो कॉस्ट पड़ा है वो है 7560 रुपए। कहने का मतलब है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 30 रुपए है तो इतना रुपए कितना मीटर स्क्वायर में खर्चा हुआ, वो मेरा चारों दीवार का एरिया होगा। ये थोड़ा सा सोचो, समझ में आने लगेगा। रूम का लंबाई दे दिया है मुझे 12 मीटर, तो आगे फिर बोल रहा है फिर द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विथ मैट एट ₹25 पर मीटर स्क्वायर इज ₹2700। मतलब नीचे में जो है, जमीन के नीचे फ्लोर में मैट लगाया है, उस मैट को लगाने का 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा होता है 25 रुपए, और टोटल खर्चा उसका कितना हुआ है 2700 रुपीज। तो ये भी जो खर्चा हुआ है और ये जो पर मीटर स्क्वायर का खर्चा दे दिया है, इससे भी मेरा फ्लोर का एरिया निकल जाएगा। तो फ्लोर का एरिया अगर निकल जाएगा तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रूम। डायमेंशन ऑफ द रूम मतलब रूम का डायमेंशन क्या क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी एल, बी और एच मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देना है। तो चलो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं फ्लोर से। क्यों फ्लोर से? फ्लोर में मेरा 2 डायमेंशन आता है एल और बी, जबकि 4 वॉल्स वाले फॉर्मूला याद करो क्वेश्चन नंबर 17, वहां तीनों चीज आता है फॉर्मूला में, एल, बी और एच। तो जहां 3 रहता है वहां प्रॉब्लम होता है, जहां 2 है वहां मुझे सॉल्व करने का सॉल्यूशन उसका इजीली निकल सकता है। तो हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं कि फ्लोर में खर्चा कितना हो रहा है। ठीक है, टोटल कॉस्ट फॉर कवरिंग द फ्लोर इज इक्वल टू ₹2700 एंड पर मीटर स्क्वायर खर्च कितना है, एंड कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹25। देयरफॉर एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू, जो टोटल कॉस्ट होता है उससे पर मीटर स्क्वायर का खर्चा को डिवाइड कर देने से ही निकल जाएगा। तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 25 1 जा 25, 2008 108 मीटर स्क्वायर, ये मेरा फ्लोर का एरिया निकल गया। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि फ्लोर का एरिया इक्वल टू तो होता है एल इंटू बी, देयरफॉर एल इंटू बी इज इक्वल टू 108। देयरफॉर देखो तो एल तो मेरा दिया हुआ ना रूम में, तो रूम का एल है 12 इंटू बी इज इक्वल टू 108। देयरफॉर हम b इज इक्वल टू बोल सकते हैं 108/12, 12 का टेबल में 9 बार में ये कट जाएगा, तो b कितना हो गया 9 मीटर। l मुझे दे दिया है, b मेरा निकल गया। तीसरा डायमेंशन h के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यस 4 वॉल्स का। तो पहले हम 4 वॉल्स का एरिया निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे कि टोटल, अगेन पहले अगेन कर दो क्योंकि एक हमने सॉल्व कर दिया, अगेन टोटल कॉस्ट फॉर पेंटिंग, किसको, पेंटिंग द 4 वॉल्स। ये 4 वॉल्स जरूर लिखना क्योंकि हमें इसी का फॉर्मूला यूज करना है। तो पेंटिंग द 4 वॉल्स इज इक्वल टू कितना है ₹7560, और पर मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, एंड कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है
रुपीज 30। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द 4 walls is equal to 7560 बाई 30 काट दो, इसे सॉल्व कर लेंगे तो 252 मीटर स्क्वायर। ये 4 वॉल्स का एरिया निकल गया। जैसे ही 4 वॉल्स का एरिया निकला हम अपना फॉर्मूला पुट कर देंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यही तो फॉर्मूला है ना 4 वॉल्स का एरिया का, इजिकल टू 252। तो देयरफॉर 2 इंटू एल के जगह पर हम रख देंगे 12 प्लस बी के जगह पर रख देंगे 9। देखो तो एच निकल सकता है क्या 252। देयरफॉर इसे अगर सॉल्व कर लिया है तो 12 और 9 कितना होगा 21, 21 टू जा 42 इंटू एच इजिकल टू 252। यहां कर लेते हैं सॉल्व। Therefore, H is equal to 252 by 42 by 42। इसे मल्टीप्लाई करके देखो तो 6 हाँ 6 से कट जाएगा ये। तो therefore H is equal to 6 मीटर, यानी कि L is equal to 12 मीटर, B is equal to 9 मीटर एंड H is equal to 6 मीटर। ये तीनों डायमेंशन हमने दे दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज डायगोनल इज 25 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर मुझे दिया है, ये मुझे पता है, तो मैं फटाफट एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि स्क्वायर में एक चीज होता है जो हमें पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या होता है बताओ? चारों का चारों साइड जो है उसका बराबर होता है और दोनों का दोनों डायगोनल इक्वल होता है। तो हम कोई भी एक डायगोनल को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एसी को ड्रॉ कर लिया, डायगोनल का लंबाई दे दिया है 24 मीटर। इतना हो गया। अब हमें पता है कि स्क्वायर में हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या करते हैं कि लेट साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू मान लेते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए, मान लिया हमने। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हम अगर देखेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एच का काम कौन कर रहा 24 का स्क्वायर, पी का काम कौन कर रहा ए स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा ए स्क्वायर। यहां लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इसको अगर इधर लिख ले तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24, काटने का जरूरत नहीं, मत काटो हमेशा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24 बाई 2, यहां अगर काटेंगे तो 12। तो देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इन लोगों को सबको ए इज इक्वल टू, अगर इन लोगों को सबको अंडर रूट कर दिया जाए तो हो गया, ए निकल गया। तो ए इज इक्वल टू, जब निकालेंगे इसको बाहर क्या निकलेगा, ए इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इंटू 12। तो क्या हो जाएगा ए का वैल्यू, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 12 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। ये हो गया ए का वैल्यू, यानी कि हमने साइड निकाल लिया। जैसे ही हमने साइड निकाला हम कह सकते हैं ना कि देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है साइड स्क्वायर ही तो होता है। तो साइड स्क्वायर मतलब 12 √2 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, √2 का होल स्क्वायर 2, कितना हो जाएगा 288 मीटर स्क्वायर। एक हमने आंसर निकाल दिया, क्या एरिया निकल गया। नाउ पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द
स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए, यानी कि 4 इंटू 12√2 यानी कि 4 12 जब 48 इंटू √2 का वैल्यू हमसे बोला गया है 1.41 लेने, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 67.68 मीटर, ये मेरा पेरीमीटर। तो दोनों हमने सॉल्व कर दिया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया दे दिया है और मुझसे डायगोनल पूछा है, साथ में पूछा ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। दोनों ही चीज के लिए मुझे साइड निकालना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग एक स्क्वायर ले लेते हैं इस तरह से, एक स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर लिया है ए बी सी डी, जिसका हर एक साइड को अगर हम ए बोल दे और डायगोनल इस तरह से AC, तो AC निकालना है। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट क्या कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है साइड स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 128, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू अंडर रूट 128, इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 इंटू 2, यानी कि 8√2। ये हमारा ए निकल गया। जैसे ही हमारा ए निकल गया, हमारा डायगोनल यानी एच कैसे निकलेगा, एच क्या होगा, देयरफॉर डायगोनल AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मतलब H स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है, A है मेरा, यानी कि 8√2 का होल स्क्वायर प्लस 8√2 का होल स्क्वायर। 8√2 का मतलब 64 इंटू 2 प्लस 64 इंटू 2, यानी कि 128 प्लस 128 यानी 256। ये क्या है, H स्क्वायर है। अगर हम यहां से स्क्वायर हटा दे तो देयरफॉर H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 256। अंडर रूट 256 को अगर हम तोड़ दे तो क्या निकलेगा, 64 इंटू 2 इंटू 2, तो 64 के लिए 8 और 2 के लिए 8 निकल जाएगा, तो 8 टू जा 16 मीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अब पेरीमीटर निकालना है। चलो यहां बता देता हूं, देयरफॉर पेरीमीटर हमें पता है ना क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए होता है। तो 4 इंटू ए कितना निकला था अपना 8√2, 8√2 यानी 4 8 जा 32 इंटू 1.41, इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो 445.12 मीटर आंसर पेरीमीटर। तो इजी है ये मैथ। तो होप कि तुम्हें इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर पसंद आया ये वीडियो, अगर इससे तुम्हें कुछ बेनिफिशियल हुआ, बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके मेरा समझाया हुआ मैथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ्स ट्यूटर्स।